हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। पार्ट वन के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट और उसके 8 सिद्धांतों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। पार्ट टू इस वीडियो के अंदर हम इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को शिक्षा में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है या लागू किया जा रहा है, या इसकी एक अवधारणा जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम टोटल क्वालिटी इन मैनेजमेंट को एक बार पुनः शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके 8 सिद्धांतों को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल का मतलब होता है पूर्णतः, यानी कि सभी कर्मचारी इसमें आ जाएंगे। और इन सभी कर्मचारियों की बात की जा रही है। क्वालिटी का मतलब ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहक की अपेक्षाओं की पूर्ति, उस वस्तु का प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। और ये कौन जांचता है? कस्टमर जांचता है। मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंधन करना, अपने जो मानवीय और भौतिक संसाधन है उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना। तो ये किसका प्रबंधन करना है? इसमें जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में किसके प्रबंधन की बात की जाती है? प्रोसेस के प्रबंधन की बात की जाती है। प्रोसेस या ऑपरेशंस जो हो रहा है उसकी बात की जा रही है, प्रोसेस की बात की जा रही है, प्रक्रिया के प्रबंधन की बात की जा रही है। तो ये कहता है कि यदि सभी कर्मचारी प्रतिबद्ध रूप से क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस पर ध्यान दे तो क्वालिटी आराम से इंप्रूव की जा सकती है। प्रोसेस पर ध्यान देंगे सभी कर्मचारी तो क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है और कस्टमर को लंबे समय तक अपनी कंपनी से जोड़े रखा जा सकता है। ये इसकी बातें हैं। इसमें कुल 8 सिद्धांतों की हमने चर्चा की थी। पहला सिद्धांत जो मैंने बताया था, ये टोटल का मतलब सभी की प्रतिबद्धता से है, सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता से होती है। क्वालिटी का मतलब होता है कि कस्टमर को अपन को क्या करना है, फोकस में रखना है। मैनेजमेंट के अंदर किसकी बात की जाती है? प्रोसेस, उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो कर्मचारी प्रतिबद्ध है उनमें क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए। अलग अलग विभागों के बीच में जो एकीकरण होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? संचार प्रणाली होनी चाहिए, इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना। कस्टमर पर फोकस रखना है, कस्टमर फोकस रहेगा। प्रोसेस, ये प्रक्रिया में सुधार की बात करता है। प्रक्रिया में सुधार करने के लिए जो है एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने पास में। प्रक्रिया में सुधार करने के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और प्रक्रिया में सुधार कैसे करना है? निरंतर सुधार करते रहना है, निरंतर सुधार करना है। और सुधार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तथ्य आधारित निर्णय लेने पड़ेंगे। तो ये 8 सिद्धांत है। पहला, कस्टमर पर फोकस रखना, पहला है कस्टमर फोकस। ठीक है। दूसरा सिद्धांत था प्रतिबद्धता, यानी कि सभी कर्मचारियों की क्या होनी चाहिए? प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन सभी अलग अलग विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। और सभी कर्मचारियों के बीच में कैसी संचार होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट है वो प्रोसेस पर ध्यान दे। प्रोसेस पर फोकस करता है और प्रोसेस में निरंतर सुधार की बात करता है और इसके लिए एक स्ट्रेटजीबद्ध निर्णय लेने की बात करता है, स्ट्रेटजी से चलने की बात करता है और तथ्य आधारित निर्णय लिए जाते हैं इसमें। ठीक है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निर्णय। ये कुल 8 सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। गुणात्मक प्रबंधन मूलतः इंडस्ट्री यानी उद्योग से जुड़ी हुई अवधारणा है जो उत्पाद की उत्कृष्टता, गुणात्मकता एवं उपयोगिता के संदर्भ में प्रारंभ की गई थी। बाद में अन्य व्यवसायों के द्वारा भी इसे अपनाया गया। क्योंकि प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी रूपी उत्पाद, विद्यार्थी रूपी प्रोडक्ट, जो स्कूल है या शिक्षा है उसका प्रोडक्ट क्या है? विद्यार्थी। ऐसा विद्यार्थी जो कि चरित्रवान हो, ऐसा विद्यार्थी जो सुनागरिक हो। ठीक है ना। चरित्रवान हो, सुनागरिक हो।
ठीक है ना। तो उस विद्यार्थी रूपी उत्पाद की श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की विचारधारा को शिक्षा के सभी स्तरों पर स्वीकार किया गया है। विद्यार्थी को इसमें प्रोडक्ट माना गया है और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या स्कूल है उसको एक प्रकार की फैक्ट्री या उद्योग से उसकी कल्पना की गई है और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, विद्यार्थी है। विद्यार्थी जो है पहले अज्ञानी अबोध बालक के रूप में विद्यालय में प्रवेश करता है और उसके बाद में वो एक सुसंस्कारवान, चरित्रवान, सुनागरिक बन करके उसके में एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो इसीलिए उसको अच्छा प्रोडक्ट, विद्यार्थी रूपी प्रोडक्ट को और ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की विचारधारा को शिक्षा के सभी स्तरों पर स्वीकार किया गया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और गुणात्मकता सर्वोपरि है, तो शिक्षा जगत भी इससे प्रभावित नहीं रह सकता। शिक्षा जगत में भी उत्कृष्टता और गुणात्मकता को महत्व दिया जाता है। अब हम इसके इतिहास की बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के कारण बाजार तेजी से खुलने लगे थे, जिससे व्यवसायों और औद्योगिक संस्थानों के सामने नई नई चुनौतियां आने लगी थी। उनका सामना करने के लिए नई दिशा और नई दृष्टि की आवश्यकता थी। तब दुनिया का ध्यान गया अमेरिका के डेमिंग, जुरान, क्रॉसबी, मैककिन्से। ये याद रख लेना, ये सभी विद्वान अलग अलग है। एक अमेरिका के विद्वान का नाम क्या है, डेमिंग, दूसरे का नाम है जोरान, तीसरे का नाम है क्रॉसबी और मैककिन्से। ये चारों विद्वान, और जापान के एक विद्वान है कावरू इशिकावा। ये सभी लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे। तो उद्योग जगत के अंदर उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के कारण बाजार के अंदर जो बदलाव आए थे उसकी वजह से उद्योग जगत के अंदर नई नई चुनौतियां सामने आ रही थी और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्वान डेमिंग, जुरान, क्रॉसबी और मैककिन्से जो अमेरिका में काम कर रहे थे, जापान में काम करने वाले कावरू इशिकावा पर दुनिया का ध्यान गया, क्योंकि ये सभी लोग क्वालिटी मैनेजमेंट की दिशा में काम कर रहे थे और इस क्वालिटी मैनेजमेंट की जो अवधारणा है उसकी जरूरत सभी औद्योगिक संस्थानों को थी। चलिए आगे शुरू कर। दिशाहीन व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों को अपने कल्याण का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तब से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। आज चाहे वो व्यवसायी हो या वो उद्योगपति हो, चाहे शिक्षा प्रबंधक हो, सभी TQM के विधा के प्रति का संकल्प है। आज क्वालिटी कंट्रोल की बजाय क्वालिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्वालिटी कंट्रोल मैंने बताया था आपको, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद में उसको बाजार में उतारने से पहले उसके अंदर डिफेक्ट देखे जाते हैं, यानी कि इसमें समस्या जो है, बीमारी जो है उसकी खोज की जाती है। पहले उसके अंदर बीमारी की खोज की जाती है और फिर उसका उपचार किया जाता है, जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर बीमारी कहां पैदा हो रही है उस प्रोसेस को ही ठीक कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वालिटी कंट्रोल से भी एडवांस है क्वालिटी मैनेजमेंट। गुणात्मकता प्रबंधन में संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली, मानवीय व्यवहार आदि की गुणात्मकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे देखते हैं गुणात्मकता क्या होती है। सारी चीजें अपन लगभग उसमें पढ़ चुके हैं। और गुणात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा। गुणात्मकता क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, वस्तु या सेवा के लक्षणों और विशेषज्ञताओं का वह सफल रूप जिसमें ग्राहकों की अपेक्षित और व्यक्त आवश्यकताओं का समाधान करने की क्षमता होती है, जिसमें ग्राहकों की व्यक्त और अव्यक्त आवश्यकताओं, अपेक्षाओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है। वस्तु के वे गुण ही क्या कहलाते हैं, गुणात्मकता कहलाती है, क्वालिटी कहलाती है। क्रॉसबी नाम के विद्वान कहते हैं कि गुणात्मकता वह है जो ग्राहक कहे, यानी कि ग्राहक जो चाहता है वह यदि उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, मतलब वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट माना जाएगा। जुरान का मानना है कि माल की उपयुक्तता ही गुणात्मकता है, माल की जो है वो उपयुक्तता ही उसकी क्या है, गुणात्मकता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वस्तु और सेवा का यह विशिष्ट गुण है क्वालिटी, और निश्चित अंशों में से उत्तमता या श्रेष्ठता कह सकते हैं। ग्राहक का संतोष व उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही क्वालिटी है। शिक्षा जगत में गुणात्मकता के अंदर उत्कृष्टता भी शामिल है।
क्रॉसबी के अनुसार गुणात्मकता आवश्यकता के अनुसार होती है। आवश्यकताएं बदलने पर गुणात्मकता के गुणधर्म भी बदल जाते हैं। यह नियंत्रण करने से बढ़ती है और दोष शून्य निष्पादन किया जाए, दोष शून्य ऑपरेशंस किया जाए, प्रोसेस को दोष शून्य बनाया जाए तो यह गुणात्मकता बढ़ती है। ये विद्वान कौन कह रहे हैं? क्रॉसबी कह रहे हैं, जो कि इसके प्रतिपादकों में से एक है। ठीक है ना, इस अवधारणा के प्रतिपादकों में से एक है, अमेरिका के विद्वान है। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा में गुणात्मकता का क्या अर्थ है। शिक्षा में गुणात्मकता का अर्थ है लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा कार्य किया जाए। यदि हमको शिक्षा में गुणात्मकता का मतलब क्या होता है यह समझना है कि हम शिक्षा में क्वालिटी किसको कहेंगे, तो शिक्षा में क्वालिटी का मतलब है लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा कार्य करना। दूसरा, आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर विषय वस्तु तय करना। ज्यों ज्यों आवश्यकताएं बदल जाती है उपयोगिता के आधार पर विषय वस्तु तय करना। और तीसरा है गुणात्मकता को निरपेक्ष रूप से आंकना कठिन है। गुणात्मकता को कभी भी निरपेक्ष रूप से नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, उसको तुलनात्मक रूप में ही समझा जा सकता है। न्यून गुणवत्ता की तुलना उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों से कर ही हम जो है गुणात्मकता जांच सकते हैं। टीक्यूएम को शिक्षा में लाने का उद्देश्य शिक्षा में उत्कृष्टता लाना है। शिक्षा में क्या लाना है? उत्कृष्टता, और उससे लाभान्वित व संतुष्ट होने वाले श्रेष्ठ योग्य विद्यार्थी तैयार करना है। टीक्यूएम को शिक्षा में लाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में उत्कृष्टता लाना, उससे लाभान्वित और संतुष्ट होने वाले श्रेष्ठ योग्य चरित्रवान सुनागरिक विद्यार्थी तैयार करना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अब विवाद यह है कि ग्राहक किसको माना जाए, शिक्षा में कस्टमर किसको माना जाए, क्योंकि ये उद्योग जगत से जुड़ी हुई अवधारणा है और इसमें शिक्षा जगत को भी क्या माना जाता है? एक इंडस्ट्री माना जाता है, जहां बच्चे जो है रॉ मटेरियल के रूप में, अबोध बालक के रूप में आता है। ये मान लीजिए कोई स्कूल है, इस स्कूल के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में बच्चा आ रहा है। अब यहाँ पर टीचर जो है वो इनके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ाते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। उसके बाद में लास्ट में एक एग्जाम लिया जाता है। अगर ये बच्चा इस एग्जाम के अंदर पास हो जाता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो आगे किसी और कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। ये बच्चा फेल हो जाता है यदि, तो ये बच्चा जो है वो वर्कर के रूप में काम कर लेगा कहीं, या उसको वापस से दोबारा एग्जाम दिलाया जाता है। ये है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था कि बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में आ रहा है, टीचर उसके ऊपर पढ़ा रहा है, और उसके बाद में बच्चा अगर फेल हो जाता है, लास्ट में उसका जब वो परीक्षा जब पढ़ा दिया जाता है उसको, तो सत्र के अंत में उसकी परीक्षा ली जाती है और परीक्षा लेकर के यह जांचा जाता है कि वो उसमें क्वालिटी है या नहीं है। अगर क्वालिटी है तो उसको प्रोडक्ट के रूप में बाहर रिलीज कर दिया जाता है, मतलब उसको अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। और यदि वो प्रोडक्ट का अच्छा नहीं है तो उसको फेल कर दिया जाता है, या तो वो बच्चा पुनः पढ़ता है या फिर वो जो है वो स्कूल छोड़ करके कोई मजदूरी वगैरह कर लेता है। इस प्रकार की इससे क्या होता था कि हमारे मतलब अगर ये बच्चा वर्कर बन जाता है या पुनः परीक्षा देता है, इसमें हमारे टाइम और एनर्जी का तो वेस्ट हुआ ना। इस बच्चे के ऊपर जो शिक्षकों ने टाइम और एनर्जी लगाया वो तो खत्म हो गया, वो तो कोई काम का नहीं रहा। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली, जो नवीन शिक्षा प्रणाली है, वो ये कहती है कि एग्ज़ाम जो है वो सतत रूप से लिए जाए। यदि बच्चे के अंदर छोटे एग्ज़ाम जो है वो हर लगातार लिए जाए, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो लगातार उसमें सुधार होता रहे, ठीक है ना। इसीलिए हमारे देश के अंदर जो है वो CCE जैसे अवधारणाएं लाई गई है। तो सीधी सी बात है, अब हम आगे देखते हैं कि इस TQM की अवधारणा के अंदर ग्राहक किसको माना जाए, कस्टमर किसको माना जाए। शिक्षा में गुणात्मकता विद्यार्थी, अभिभावक, प्रशासक, नियोक्ता, अध्यापक, संभवतः सभी की संतुष्टि से जुड़ी हुई है। शिक्षा में गुणात्मकता जो है वो विद्यार्थी से भी जुड़ी हुई है, अभिभावक को भी संतुष्टि चाहिए, प्रशासक को भी चाहिए, नियोक्ता को भी चाहिए और अध्यापक को भी चाहिए। समाज ही शिक्षा देने वाला अभिकरण है, इसीलिए गुणात्मकता हेतु विद्यार्थी की आवश्यकता को ही ध्यान में नहीं रखा जा सकता। समाज भी जो है वो शिक्षा देने वाला अभिकरण है,
ठीक है। और इसीलिए गुणात्मकता हेतु केवल विद्यार्थी की आवश्यकता को ही ध्यान में नहीं रखा जा सकता, बल्कि प्रशासक, समाज, अभिभावक, अन्य उपकरण भी जो है गुणात्मकता से जुड़े हुए हैं, इनकी संतुष्टि भी होनी चाहिए। यदि हम शिक्षा जगत की बात करें तो इसके अंदर एजुकेशन एक सर्विस है, तो उसमें जो लर्नर जो है प्राथमिक, उसको हम प्राइमरी एक्सटर्नल कस्टमर मान सकते हैं, प्राइमरी एक्सटर्नल कस्टमर, या उसको हम क्लाइंट कह सकते हैं। क्लाइंट कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा मतलब व्यावसायिक बिजनेस टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो जो जो स्टूडेंट है उसको प्राइमरी कस्टमर मान सकते हैं। फिर पेरेंट्स, गवर्नर और एम्प्लॉयर्स जो है उनको हम सेकेंडरी एक्सटर्नल कस्टमर मान सकते हैं। लेबर, मार्केट और गवर्नमेंट और सोसाइटी, इनको हम टर्सरी एक्सटर्नल कस्टमर मान सकते हैं। और टीचर और जो दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ, पियन वगैरह होता है, इनको हम इंटरनल कस्टमर मान सकते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर क्या होते हैं? जो बाहर से आते हैं। इंटरनल कस्टमर जो अंदर काम करने वाले कर्मचारी है, उनको मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि वो इंटरनल कस्टमर है। यदि विद्यालय में काम करने वाले टीचर और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, ठीक है ना, उसके साथ में प्रिंसिपल और स्कूल का मैनेजमेंट सही ढंग से ट्रीट करेगा, तो वो टीचर जो है वो बाहर से आने वाले एक्सटर्नल जो कस्टमर है, यानी हमारे स्टूडेंट्स है या उनकी जो पेरेंट्स है, उनके साथ में सही ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। और वो हमारे क्यों एक प्रकार जो अंदर काम करने वाले टीचर और सपोर्टिंग स्टाफ है, वो एक प्रकार के हमारे कस्टमर ही है, क्योंकि वो अंदर यहाँ आकर के हमें हमारे बच्चों को जो है सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन विद्यालय भी तो उनको कुछ सर्विस दे रहा है, जैसे कई प्रकार की सर्विस हो सकती है। वो पानी की सर्विस वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, भोजन सही टाइम पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना, अन्य प्रकार की रहने खाने पीने की सुविधा है उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो वो जो टीचर और सपोर्टिंग स्टाफ है, वो ना केवल जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइडर है, बल्कि सर्विस रिसीवर भी है। वो स्कूल से कुछ सर्विस प्राप्त भी कर रहा है, यदि इसलिए वो हमारा कस्टमर भी है। यदि वो कस्टमर सही ढंग से हमारे से संतुष्ट हो जाता है, जो इंटरनल कस्टमर है, तो वो एक्सटर्नल कस्टमर को सही ढंग से ट्रीट करेगा, और लेटर ऑन वो हमारे बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस शिक्षा के अंदर विद्यार्थी, अभिभावक, प्रशासक, नियोक्ता, अध्यापक, इन सभी की संतुष्टि होनी चाहिए। इसीलिए शिक्षा जगत के अंदर जो है, इसीलिए शिक्षा में टीक्यूएम में विभिन्न निकायों में अंतर संबंध व प्रभाव का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतर संबंध और प्रभाव का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सेलर के अनुसार संपूर्ण गुणात्मकता प्रबंधन दर्शन किसी संस्थान में निरंतर प्रगति को दर्शाने वाला होता है। यह दर्शन एक व्यवस्थित मतलब सिस्टेमेटिक, ठीक है, और इंटीग्रेटेड होगा, सब एकीकृत प्रणाली होगी। कंसिस्टेंट संगठनात्मक प्रबंधन के संदर्भ पर बल देता है। यानी प्रबंधन कैसा होना चाहिए? सिस्टेमेटिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे संगठनात्मक प्रबंधन पर बल देता है जिसमें प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की सहभागिता होगी। इसमें प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक कर्मचारी की, प्रत्येक एम्प्लॉय की सहभागिता होगी, पियोन से लगा करके सीनियर मैनेजमेंट तक, जो संगठन प्रबंधन के वातावरण में प्रत्येक प्रक्रिया और प्रणाली का सतत विकास चाहता है। उसमें यह विचार आंतरिक और बाह्य ग्राहकों को, देखिए आंतरिक और बाह्य ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि पर प्राथमिक रूप से बल देती है। प्राथमिक रूप से किस पर बल देती है? प्राथमिक रूप से बल देती है ग्राहक की संतुष्टि पर। यह दर्शन संगठन के अंदर कार्यरत व्यक्तियों के बहु कार्यकारी दल यानी मल्टी फंक्शनल टीम के रूप में कार्य करते हुए ही संगठन की गुणात्मकता व उन्नति पर विश्वास करता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात इसमें वो है कस्टमर की नीड, और कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए ही यहां पर प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा टीक्यूएम है कस्टमर ओरिएंटेड या प्रोसेस ओरिएंटेड, दोनों में से क्या लिखेंगे आप? तो कस्टमर ओरिएंटेड है, ध्यान रखना। ये मूल रूप से अगर एक ही ऑप्शन दिया जाए आपको कि इसमें एक चूज करना है, तो आपको कस्टमर ओरिएंटेड लिखना है, ठीक है।
तो ये ध्यान रख लेना है, दोनों में से आ जाए तो कस्टमर ओरिएंटेड है। फिर उसके बाद में ये करने के लिए ही फोकस में कौन है, कस्टमर है। तो इस सार तत्व में ये जो परिभाषा सेलर की है उसमें सार तत्व में इसमें से कुछ 8 बातें निकल करके आती है। पहला सामूहिक लक्ष्य है, फिर ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, फिर कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पज, पर्पज एक ही है, वो ये है कि ग्राहक को देनी है क्वालिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पज। नेक्स्ट है इसमें समस्या समाधान पर बल दिया जाता है, और इन्वॉल्विंग एवरीवन, प्रत्येक की सहभागिता होती है, संगठन की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का सम्मिलित होना, इन्वॉल्विंग एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ग्राहक की संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और इसके लिए मल्टी फंक्शनल टीम की बात की जाती है। शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता प्रबंधन, शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता क्या होती है, शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता किसको कहेंगे, शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता का मतलब होता है यह एक विद्यार्थी केंद्रित दर्शन है जो यह मानता है कि शिक्षा इस प्रकार की हो कि वह निरंतर प्रगति एवं विकास प्रदान कर सके। शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता का मतलब यह है कि शिक्षा इस प्रकार की हो कि वह निरंतर प्रगति और विकास प्रदान कर सके, जीवन पर्यंत श्रेष्ठ इंसान और सुयोग्य नागरिक बना सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, इसको बोलेंगे संपूर्ण गुणात्मकता। जैसे उद्योगों में श्रेष्ठ उत्पाद और उत्कृष्ट सृजन हेतु एक तड़प और एक संकल्प होता है, उद्योगों के अंदर एक तड़प होती है, संकल्प होता है कि मुझे एक श्रेष्ठ उत्पाद बनाना है, और जिसे प्राप्त करने के लिए वह उद्योग सतत प्रयास और करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा में भी इन बातों का होना आवश्यक है। शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता चुनौतीपूर्ण है, यह भी ध्यान रखना है कि शिक्षा में, उद्योगों में जो संपूर्ण गुणात्मकता है और शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता है, उन दोनों में से शिक्षा में जो संपूर्ण गुणात्मकता है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी उद्योग के समान एक उपभोक्ता की संतुष्टि मात्रा आवश्यक नहीं होती, केवल एक उपभोक्ता की संतुष्टि मात्रा आवश्यक नहीं हो जाती कि उपभोक्ता संतुष्ट हो गया। शिक्षा का लक्ष्य मानव निर्माण है, शिक्षा का लक्ष्य मानव निर्माण है, यह बहुत ज्यादा व्यापक सोच है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर उपभोक्ता की संतुष्टि ही मात्र आवश्यक नहीं होती, बल्कि शिक्षा का लक्ष्य जो व्यापक है, ठीक है ना, मानव निर्माण है। इसीलिए शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता दूसरों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसमें केवल चरित्र, स्वास्थ्य, प्रवृत्तियां और व्यक्तित्व निर्माण ही नहीं आता है कि केवल चरित्र का निर्माण कर लिया, स्वास्थ्य प्रवृत्तियों का कर दिया, या व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया, अपितु इसमें जीवन दर्शन का निर्माण भी शामिल है। बालक के जीवन दर्शन का निर्माण तक की जो प्रक्रिया है वो होती है। इसीलिए शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मकता एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है अन्य से। शिक्षा में TQM के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि TQM एक प्रबंध दर्शन और एक प्रणाली है जो अपने ग्राहकों को उत्पाद प्रदान करती है और निरंतर अपनी सेवाओं में प्रगति करती है। यह प्रणाली अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय के प्रथम ग्राहक अर्थात विद्यार्थी और नियोक्ता को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करती है। नियोक्ता मतलब जो मैनेजमेंट है। यह सतत उन्नति पर ही ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा की पुनर्रचना के लिए जवाबदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह प्रणाली विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है तथा चुनौतियों से परिचित कराती है, जिससे सीखने का वातावरण निरंतर उत्तरोत्तर सुधरता व उन्नत होता रहता है। भारत में प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। भारत में जो प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसको संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर मानव निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, मानव निर्माण की, चरित्र निर्माण की। और गुरुकुल यानी गुरु का परिवार, यहां पर सभी लोग ये जो TQM यही कहता है कि जो संगठन है, जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, वो आपस में एक टीम वर्क की भावना से काम करें।
ठीक है ना। वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो अपनी खुद की कंपनी है ऐसा समझ करके काम करे, और वही काम जो है गुरुकुल में होता था। ऐसा माना जाता है कि गुरुकुल में काम करने वाले सभी लोग जो है गुरुकुल को गुरु का परिवार मानते थे, और वहां मानव निर्माण और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक पूरे समय तक गुरु और उसके परिवार के साथ रहता था। यह एक प्रकार का स्थान व प्रशिक्षण काल होता था। वर्तमान में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन की अवधारणा को आरंभ और विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रख लेना, अमेरिका के डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को दिया जाता है, जिसको फादर ऑफ टीक्यूएम कहा जाता है। ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रश्न आ सकता है कि संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन की अवधारणा को आरंभ और विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को दिया जाता है, जो अमेरिका के विद्वान हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कंपनियों और कारखानों के उत्पादन और कार्यप्रणाली के गुणात्मक सुधार हेतु यह संप्रत्यय टीक्यूएम प्रयुक्त किया जाने लगा। कुछ शिक्षाविद व शैक्षिक प्रबंधक ये मानते हैं कि डेमिंग का यह सिद्धांत शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है तथा इसीलिए शिक्षा की पुनर्रचना करने का शिक्षाविदों का विचार गुणात्मक था। गुणात्मकता को शिक्षा के संपूर्ण स्वरूप पर लागू करने से रहा है। शीर और लॉजियर ने संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन को 3 आयामी माना है। शीर और लॉजियर नाम के विद्वान ये मानते हैं कि ये जो टीक्यूएम है वो 3 आयामी है। एक तो उसका डिजाइन होता है, डिजाइन, आउटपुट और प्रोसेस। दोनों विशेषज्ञों ने संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन को शिक्षा पर लागू करने के लिए 5 क्षेत्रों पर बल दिया है। शीर और लॉजियर नाम के विद्वान हैं, वो दोनों संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन को शिक्षा में लागू करने के लिए 5 क्षेत्रों पर बल देते हैं। पहला है विद्यार्थी और लक्ष्य पर बल, मतलब सबसे पहले सेंटर में कौन रहेगा? फोकस ऑन मिशन, और वो कौन है? कस्टमर। दूसरा, कस्टमर मतलब विद्यार्थी। कार्य आरंभ हेतु एक व्यवस्थित विधि, यानी कि सिस्टेमेटिक अप्रोच टू ऑपरेशन, ठीक है ना, सिस्टेमेटिक विधि का प्रयोग किया जाए, स्ट्रेटेजिक मेथड अपनाई जाए। फिर मानव संसाधनों का प्रबल विकास किया जाए, विगोरस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दीर्घकालिक चिंतन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, यानी कि सब लोगों की उसके अंदर कमिटमेंट। ये 5 बातें होनी चाहिए। दोनों विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि पहले विद्यार्थी और लक्ष्य पर बल दिया जाए, कार्य आरंभ करने हेतु एक व्यवस्थित विधि का प्रयोग किया जाए, मानव संसाधनों का प्रबल विकास किया जाए, दीर्घकालिक चिंतन अपनाया जाए और प्रतिबद्धता का विकास किया जाए। अब हम बात करेंगे संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के सिद्धांत क्या हो सकते हैं और उसको हम शिक्षा में लागू करके देख। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के सिद्धांत जो हम शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी मानते हैं वो देखते हैं। पहला है सक्रियात्मक संबंध का सिद्धांत, सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप। सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप मतलब सक्रियात्मक संबंध का सिद्धांत। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के संगठन में प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक और आपूर्ति करने वाला दोनों होता है। मैंने आपको बताया था प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ग्राहक भी है और सर्विस का जो है वो रिसीवर भी है और सप्लायर भी है। इस सिद्धांत में परस्पर सहयोग करते हुए दल प्रणाली से कार्य किया जाता है, टीम वर्क से काम किया जाता है, जबकि पारंपरिक शिक्षा पद्धति कैसी थी? व्यक्तिवादी और विभागीयता पर आधारित थी। इसमें दल टीम वर्क से काम किया जाता है। इसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य क्रियात्मक संबंध पर बल दिया जाता है। एक विद्यार्थी अध्यापक का ग्राहक होता है तथा अध्यापक विद्यार्थी की उन्नति और प्रगति के लिए शैक्षिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। शिक्षक और छात्र मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव और प्रतिभा को सामने लाकर शिक्षण प्रक्रिया में उनका उपयोग करते हुए उत्कृष्ट विद्यार्थी तैयार करते हैं। स्वयं की और दूसरों की गुणात्मकता कैसे बढ़ाई जाए इस पर ध्यान दिया जाता है। इस सिद्धांत में विद्यार्थी भी वस्तुतः एक कार्यकर्ता ही होता है जिसे निरंतर अपने सुधार और व्यक्तिगत उन्नति हेतु कुछ न कुछ करना होता है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि सब लोग मिल करके जो है काम करेंगे। सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप मतलब सब लोग जो है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। इसमें विद्यार्थी भी एक कार्यकर्ता की भांति ही होता है जो निरंतर अपने में सुधार लाएगा और व्यक्तिगत उन्नयन करेगा, ये इसमें कहा गया है। तो पहला सिद्धांत हुआ
सहक्रियात्मक संबंध का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है निरंतर प्रगति एवं स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। निरंतर प्रगति एवं स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। इसमें यह कहा गया कि इसके अनुसार सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से निरंतर सुधार हेतु पूर्णतः समर्पित भाव से प्रयत्नशीलता आवश्यक है। प्रशासक अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, इसमें स्वमूल्यांकन पर बल दिया जाता है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों की क्षमता, उनके व्यक्तिगत अधिगम के तरीकों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं पर प्रकाश डालता है। यानी कि हर एक संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना है और सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। दूसरों के मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि खुद का मूल्यांकन करता है, खुद में निरंतर सुधार करना है। गतिशील प्रक्रिया की प्रणाली, यह सिद्धांत शिक्षक और विद्यार्थी को अपनी असफलता का कारण व्यवस्था पर ना थोपकर स्वयं के बारे में सोचने पर बल देता है। इसमें यह माना जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी यदि असफल हो जाते हैं तो उनको अपनी असफलता किसी और पर थोपने के बजाय उसको खुद पर लेकर सोचना चाहिए, खुद उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ठीक है ना, स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। गतिशील प्रक्रिया की प्रणाली, कार्यप्रणाली में गुणात्मकता लाने उसमें निहित अन्य दोषपूर्ण प्रक्रिया जिनके द्वारा अध्यापक और छात्रों के कार्य प्रभावित होते हैं, परीक्षण करके पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर किया जाता है। अधिगम और शिक्षण के नवीन परिदृश्य में शिक्षण और परीक्षा का सिद्धांत पुराना हो चुका है। ये याद रख लेना है, शिक्षण और परीक्षा का सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा था कि एक बार पूरे साल भर जो है वो टीचर पढ़ाता है, उसके बाद में लास्ट में जो है परीक्षा ली जाती है और उसकी क्वालिटी परीक्षा ली जाती है, अर्थात क्वालिटी चेक की जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि बच्चा फेल हो गया मतलब वो या तो लेबर बनेगा, वर्कफोर्स ज्वाइन करेगा या फिर उसकी दोबारा परीक्षा होगी। तो ये तो क्या हो गया, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी हो गया, ठीक है ना। उस पर जो शिक्षा के विद्वानों ने या टीचर्स ने जो भी अपना टाइम एनर्जी जो था वो लगाया था वो कोई काम का नहीं रहा। तो ये जो शिक्षण और परीक्षा का सिद्धांत अब पुराना हो चुका है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्थान पर अधिगम प्रक्रिया के निरंतर सुधार और सतत प्रगतिशीलता पर ध्यान दिया जाता है। वही मैं बात कर रहा था जिसकी CCE की बात कर रहा था, जिसमें लगातार इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, ठीक है ना, लगातार डे बाय डे इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है ये जो है, ऑन गोइंग, ये सिस्टम ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस की बात की जाती है, ठीक है। चौथा सिद्धांत है लीडरशिप का, नेतृत्व का। जितने भी TQM की जो सिद्धांत है, यदि ये सिद्धांत अगर शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसको सही ढंग से लागू नहीं करे तो TQM जो है वो किसी भी संस्था में लागू नहीं हो सकता। तो ये शीर्ष जो नेतृत्व है, ये जिसकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक के अंदर जो है, प्रत्येक संस्था उसके खुद के संस्थान के अंदर जो है वो TQM लागू करे। उसकी प्रतिबद्धता के बगैर जो है वो TQM लागू करना संभव नहीं है। हालांकि सहयोग सबके द्वारा सब प्राप्त होगा तभी ये सफल होगा, परंतु सबसे पहले जो इनिशिएटिव, एक पहल जो करनी पड़ेगी वो लीडरशिप को ही करनी पड़ती है। नेतृत्व सिद्धांत में शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन की जिम्मेदारी उच्च प्रबंधकों की होती है। अधिगम प्रक्रिया में लगातार प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण, नेतृत्व सिद्धांत, शिक्षण, साक्षरता, विषय वस्तु के क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालयों में अध्यापक और छात्र साथ साथ कार्य करते हैं जिससे उनमें अपनी क्षमता के साथ साथ निरंतर गुणात्मकता का विकास होता है। नेतृत्व की भूमिका क्या हो सकती है, विद्यालयों के उत्तरदायित्व, उद्देश्य तथा भूमिका को पुनः परिभाषित करने में, सभी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए व्यापक नेतृत्व और प्रशिक्षण की योजना तैयार करने में। जो मैंने बताया था कि प्रशिक्षण, जो कर्मचारी है उनमें सतत सुधार करना है तो प्रशिक्षण की योजना है वो किसके द्वारा तैयार की जाएगी, नेतृत्व के द्वारा तैयार की जाएगी। नीतियों और उनके प्रयोग के मार्गदर्शन के संबंध में, परिवार की भावना के विकास के संदर्भ में, नवाचार को बढ़ावा देने में, क्लोज टू कस्टमर, ठीक है, यानी किड्स स्टूडेंट जो है उसको क्लोज टू कस्टमर का मतलब होता है कि जो भी बाहर से कोई भी व्यक्ति, कस्टमर, अभिभावक जो आते हैं वो सबसे पहले किससे बात करते हैं, शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं, मतलब लीडरशिप से बात करते हैं। जो विद्यालय के संस्था प्रधान उनसे बात करते हैं तो वो उनकी क्या डिमांड है, वो उनकी जो डिमांड होती है वो उनको करीब से देख सकते हैं,
ठीक है। विद्यालय स्टाफ की अभिवृद्धि और विश्वास तथा उनके विकास हेतु विभिन्न संस्थानों अभिकरणों को एक कर उनका उपयोग लेते हुए, यानी कि संस्थानों और अभिकरणों, जितने भी विभिन्न संस्थान और अभिकरण हैं उन सभी को क्या करते हुए, एक करते हुए, मतलब इंटीग्रेट करते हुए, उन सभी का उपयोग लेते हुए विद्यार्थियों के व्यापक बहुआयामी विकास हेतु रूपरेखा तैयार करने में, इसमें सब के अंदर ये नेतृत्व की भूमिका होगी। नेक्स्ट है, किसी संस्था के संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को इन सिद्धांतों के प्रति संकल्पित होना चाहिए। नेतृत्व में उनकी दृष्टि, कौशल प्रबंधन, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समस्या समाधान दक्षता, रचनात्मक सहयोग आदि तत्व संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। नेतृत्व के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समस्या समाधान की दक्षता, रचनात्मक सहयोग, ये सारे तत्व जो है लीडरशिप में होने चाहिए, तो वो सफल। तो इस प्रकार ये 4 सिद्धांत शिक्षा जगत के सक्रियात्मक सिद्धांत, ठीक है ना, सबको मिलकर के काम करना है, और विद्यार्थी भी एक प्रकार का इसमें कार्यकर्ता होगा, सब उन्नति के लिए काम करेंगे। फिर निरंतर प्रगति एवं स्व मूल्यांकन करना है, इसके अंदर लगातार सुधार करना है और स्व मूल्यांकन करना है। गतिशील प्रक्रिया की प्रणाली, इसमें ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना, जो कि मैंने बताया कि शिक्षण और परीक्षा का सिद्धांत है वो पुराना हो चुका है, हमें अब निरंतर सुधार और सतत प्रगतिशीलता पर ध्यान दी जा रहा है, सीसी वगैरह बात। फिर नेतृत्व, लीडरशिप की भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। तो संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के उद्देश्य जो मैंने लगभग आपको क्लियर कर दिए हैं। पहला, संस्था की आंतरिक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को, संस्था की जो आंतरिक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं, संस्था की जो विरोधी प्रवृत्तियां हैं, उन विरोधी प्रवृत्तियों को क्या करना है, उन विरोधी प्रवृत्तियों को संशोधित करते हुए उन्हें उत्कृष्ट बनाना। संस्था के अंदर जो बैरियर्स है, ऐसी गतिविधियां जो कि विरोधी है, जो क्वालिटी को रोकती है, उनको संशोधित करते हुए सुधारना है। व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता विकसित करना है। संस्था के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता विकसित करना है। अपनी क्वालिटी को दूसरों से बेहतर बनाने की ऐसी जो है प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता विकसित करना। अपनी संस्था की पहचान स्पष्ट करना, संप्रेषण दक्षता का विकास करना, बहुआयामी परिवर्तित क्षेत्रों पर ध्यान देना और उन पर कार्य करना। जो बहुआयामी, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन क्षेत्रों पर ध्यान देना और उन पर कार्य करना। तदनुसार अपने प्रोडक्ट में किस प्रकार के अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना। प्रत्येक समस्या का बहुविकल्पीय समाधानों के साथ विचार विमर्श कर उपयुक्त समाधान खोजना। अप्रत्याशित स्थलों और स्थितियों में परिणाम ढूंढना, मतलब जो बुरी स्थिति है उससे भी अच्छे परिणाम निकल करके लाना, ठीक है। जो मूलभूत मूल्यों को नकारते हैं या किसी भावना को आहत करते हैं, ऐसे निर्णयों के प्रति सचेत रहना। ये है TQM के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन हेतु अपेक्षित प्रवृत्तियां, हमें क्या क्या करना होगा। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन हेतु हमें क्या क्या अपेक्षित प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। तो संस्थान के कार्यकर्ताओं में निम्नलिखित अपेक्षित प्रवृत्तियां विकसित करनी पड़ती है। पहला, संगठन या संस्थान के प्रत्येक स्तर पर यह संकल्प लिया जाए कि हमारे विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक या अन्य संबंधित व्यक्ति अधिक से अधिक क्या करें, संतोष प्राप्त करें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। संगठन के कार्यकर्ताओं में बौद्धिक परिवर्तन लाया जाए, संगठन के जो अंदर एम्प्लॉय है उनके अंदर बौद्धिक परिवर्तन लाया जाए, ठीक है, जिससे वे खुलकर अपनी प्रतिभा का लाभ संगठन को पहुंचा सके। व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया जाए। कार्यकर्ताओं और वह कर्मचारी को चाहिए कि रुचिहीन कार्यों में भी गुणात्मकता पर ध्यान दे, रुचिहीन कार्यों को में उसमें भी क्वालिटी लाई जाए। नेक्स्ट है, सभी कार्यों व प्रक्रियाओं के प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन किया जाए। जो कार्य अपन कर रहे हैं, जो प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, उनके जो परिणाम आ रहे हैं उनके मूल्यांकन किया जाए, ठीक है।
और इन मूल्यांकन से ये फिर भविष्य में इनके द्वारा जो परिणाम आए, सकारात्मक नकारात्मक परिणाम, उनसे भविष्य की आगे योजना बनाई जाए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग किया जाए। निरंतर सीखने और कार्य सुधारने की प्रवृत्ति विकसित करें। निरंतर सीखने की और कार्य सुधारने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। शिक्षक, कार्मिक, कर्मचारी व अन्य समस्त कार्यकर्ता स्वयं को नियमित करें। निर्णय नीतिगत योजना निर्माण में विद्यार्थियों एवं प्रतिस्पर्धियों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए। सदैव विविध व्यक्तियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं उच्च निकायों के व्यक्तियों से विचार विनिमय करें। अपनी संस्था की गुणात्मकता में प्रगति के लिए सुझाव प्राप्त करें। फिर नेक्स्ट है, सच्चाई और विश्वास से व्यवहार करें। समस्त कर्मचारियों को विश्वास में लेकर गुणात्मकता के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट संस्थानों के कार्यों का अनुकरण करें। जिन संस्थानों ने TQM को लागू कर दिया है और वो संस्थान जो कि अब क्वालिटी में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बन चुके हैं, ऐसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट संस्थानों का अनुकरण किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, संगठन की संस्कृति के दोषियों को पहचान करके। संगठन की संस्कृति मतलब टीम वर्क की भावना। संगठन की संस्कृति मतलब साथ साथ सहयोगात्मक प्रवृत्ति से कार्य करने की जो शैली है, उसी को हम कहते हैं संगठन की संस्कृति। तो इस संगठन की संस्कृति के आड़े आने वाली जितने भी बाधाएं हैं, दोष है, उन दोषों को पहचान कर उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। उपयुक्त प्रवृत्तियों के पालन से संस्थान में एक समृद्धि का वातावरण का निर्माण होता है तथा गुणात्मक विद्यार्थियों के निर्माण की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जुरान का मानना है कि यदि संगठन के शीर्षस्थ प्रबंधक में गुणात्मकता की भावना कूट कूट कर भरी हो, जुरान नाम के जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि यदि शीर्षस्थ जो प्रबंधक है, ठीक है ना, टॉप मैनेजर है, उसके अंदर गुणात्मकता की भावना कूट कूट कर भरी है तो उत्पाद निश्चय ही गुणात्मकता लिए हुए होता है, ऐसा जुरान का मानना है। वो शीर्षस्थ प्रबंधक के अंदर गुणात्मकता अवश्य होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। शैक्षिक संगठन में यह भावना नित्यांत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शिक्षा में TQM के कौन कौन से मॉडल है। ठीक है, तो शिक्षा जगत में हम दो मॉडलों की चर्चा कर सकते हैं, क्रॉसबी मॉडल और डेमिंग का मॉडल। ये दोनों विद्वानों ने अलग अलग बातें की है, तो समय की अनुपलब्धता की वजह से और वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं TQM के जो दोनों मॉडल हैं उनकी चर्चा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी इतना स्कूल व्याख्याता भर्ती हेतु नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप केवल नाम याद रखें, क्रॉसबी मॉडल और डेमिंग मॉडल, दोनों मॉडल किससे जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये शिक्षा जगत में TQM को अप्लाई करने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व। रॉन फिट्जरल्ड द्वारा 2004 के अंदर शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो चलिए देखते हैं रॉन फिट्जरल्ड के अनुसार वो कौन कौन से तत्व है। पहला सिद्धांत है, पहला आवश्यक तत्व है, प्रत्येक के लिए प्रतिबद्धता एवं जागरूकता, अवेयरनेस एंड कमिटमेंट फॉर एवरीवन। अर्थात एक विद्यार्थी का भाषाई, गणितीय, दृश्य आदि प्रत्येक स्तर पर ज्ञान बढ़ाना। ठीक है ना, जो विद्यार्थी है उसका प्रत्येक स्तर पर ज्ञान बढ़ाना चाहिए। वो भाषाई, गणितीय, दृश्य, ये प्रत्येक स्तर पर ही ज्ञान बढ़ाना, प्रत्येक स्तर पर ज्ञान बढ़ाना, सब में गुणात्मकता प्रदान करना, प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति संकल्पबद्ध रहना अपेक्षित होता है। अभिभावक, अध्यापक बोर्ड के सदस्यों की समन्वयात्मक बैठक करके तथा एक साथ निर्णय लेकर विकास पर चर्चा की जाती है। विद्यालय प्रशासन, प्राचार्य, संस्था प्रधान द्वारा गुणात्मकता के लिए प्रतिबद्धता व जागरूकता को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। तो विद्यार्थी है, उसके हर प्रकार के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो हर स्तर पर प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और इसके लिए अभिभावक, अध्यापक बोर्ड जो के सदस्यों की जो बैठक होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें समन्वयात्मक बैठक करके उसके साथ निर्णय लेकर के विद्यार्थी के विकास पर चर्चा की जा सकती है। स्पष्ट कार्य लक्ष्य, संस्था को अपने विद्यार्थियों को किस रूप में तैयार करना है, इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य तैयार कर लेना चाहिए।
संस्था जो है विद्यार्थी को क्या बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, डॉक्टर बनाना चाहती है, शिक्षक बनाना चाहती है, उसका एक क्लियर मिशन होना चाहिए। प्रणालियों की योजना पद्धति, अ सिस्टम प्लानिंग अप्रोच। विज्ञान विषय का शिक्षक विज्ञान पढ़ाते समय अंग्रेजी भाषा के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए तकनीकी प्रतिवेदन तैयार करने की शिक्षा नहीं देता है। अर्थात ये मान लीजिए विज्ञान की क्लास चल रही है, इसके अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है वो सिर्फ विज्ञान की बातें बताएगा, वो अंग्रेजी की चर्चा नहीं करता है। यदि यही विज्ञान का अध्यापक यदि उसको अंग्रेजी भाषा के अंदर टेक्निकल रिपोर्ट्स तैयार करना सिखाए तो संभव है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें विज्ञान से जुड़ी हुई होती है। यदि विज्ञान का शिक्षक चाहे तो उसको अंग्रेजी भाषा के अंदर टेक्निकल रिपोर्ट लिखना सिखा सकता है, और अगर ये टेक्निकल रिपोर्ट सिखाएगा तो इससे उसके अधिगम को स्थायित्व मिलेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि विज्ञान विषय का शिक्षक जो है वो विज्ञान पढ़ाते समय अंग्रेजी भाषा के सिद्धांतों का उपयोग करके तकनीकी प्रतिवेदन तैयार करने या लिखने की शिक्षा नहीं देता है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को कौशल के स्थान पर एक अलग विषय या पाठ्यक्रम मानने लग जाता है, जबकि विज्ञान पढ़ाते हुए भाषाई कौशल विकसित किए जा सकते हैं। विषयों की परिधि से परे जाकर अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित कर एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है, एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है। अतः विभागीय व अंतर विषय तारतम्य और संबद्धता रखते हुए योजना बनाई जाए तो सीखने सिखाने की आशातीत वृद्धि की जा सकती है। कहने का मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसके अंदर सिस्टम प्लानिंग अप्रोच का मतलब होगा कि भाई एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित किया जाए, और ये यदि सब लोग इस प्रकार से ये यहाँ पे एक दर्शाया गया है कि सब लोगों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यदि जो पहला सिद्धांत जो था उसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक के लिए प्रतिबद्धता एवं जागरूकता होनी चाहिए, और प्रत्येक की प्रतिबद्धता जागरूकता का मतलब देखिए, यदि संगठन के अंदर कार्य करने वाले सब लोग जो है उनका अलग अलग मिशन के लिए काम करेंगे, ठीक है, तो इसको हम अनअलाइंड मिशन कह सकते हैं। एक ऐसा संगठन हो सकता है जहाँ थोड़े थोड़े लोग जो है एक दिशा में काम कर रहे हैं, और एक ऐसा संगठन जो बिल्कुल एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, ऐसा संगठन होगा। ऐसा संगठन जो है वो टोटल क्वालिटी इन TQAM चाहता है, ठीक है ना। ऐसा संगठन की आवश्यकता है जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए सब लोग काम करें, प्रतिबद्धता से काम करें एक मिशन के लिए। पदानुक्रम के स्थान पर दल पद्धति का विकास किया जाए। टीम मेथड इन द प्लेस ऑफ हायरार्की। स्पष्ट लक्ष्य और उचित अधिकार दिए जाएं। कहने का मतलब यह है कि एक टीम पद्धति का विकास किया जाए, ऐसा नहीं कि ये इसके अंडर में, ये इसके अंडर में। इस प्रकार की जो पदानुक्रम की जो पद्धति होती है ये जो है वो उचित नहीं है। दमनात्मक जो पर्यवेक्षण है, दमनात्मक सुपरविजन होता है, और जो जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है, उसके स्थान पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाए, सहयोग दिया जाए, सुपरवाइज करते समय उनको सलाह दी जाए कि आप इस प्रकार से सुधार कीजिए, ये होना चाहिए। पदानुक्रम पद्धति का त्याग किया जाए तथा कार्य दलों में समन्वय हो, सहयोग हो, ठीक है ना, तो जा करके हम जो है वो गुणवत्ता लाई जा सकती है। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पदानुक्रम पर आधारित न चल करके हम जो है वो सबके सहयोग से काम करते हैं, इस प्रकार के संगठनों को अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अपसाइड जो होती है, जो शीर्षस्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो नीचे जो सबसे नीचे आता है कस्टमर, उसमें कस्टमर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इस ठीक है ना। और जो शीर्षस्थ संगठन है वो उसको ज़्यादा महत्व ना दे करके फोकस जो है वो ठीक है ना, इसलिए इसको अपसाइड कहा जाता है, अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। भय के स्थान पर सशक्तिकरण एवं योग्यता। कॉम्पिटेंस एंड एम्पावरमेंट इन द प्लेस ऑफ फियर। पारंपरिक संदर्भ में व्यक्ति केवल उतना ही कार्य करने में रुचि लेता है जितना उसके करना आवश्यक समझता है, परिणाम और के भय से एवं स्वयं की इच्छा से अतिरिक्त कार्य नहीं करता है। इसके विपरीत यदि गुणवत्ता दल
को अवसर देकर विषय में निष्णात बनाने का प्रयास किया जाता है तो वे अधिक गुणवत्ता के साथ कार्य करते हैं। दल के सदस्यों को इस सेमिनार, सम्मेलन व संस्थानों, संगठनों में जाने, कार्य अनुभवों का आदान प्रदान करने, सलाहकार विशेषज्ञों की मदद से उन्हें सामर्थ्यवान बनाने, शक्तिमान बनाने के अवसर देकर उनकी गुणात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। उनका सशक्तिकरण करना है, उनका मतलब सशक्तिकरण का मतलब उनको सेमिनार में भेजना है, सलाहकार विशेषज्ञों के पास भेजना है, ठीक है, तो वो सामर्थ्यवान बन सकते हैं और इससे गुणात्मकता आ सकती है। उनको डराने के स्थान पर ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आधिकारिक अधिगम पर ध्यान। कहने का मतलब फोकस ऑन मास्टरी लर्निंग। सामान्य शिक्षा पद्धति में क्या होता था, जैसा कि हमने बात करी, इसमें योजना बनाई जाती थी, फिर शिक्षण किया जाता था और लास्ट में परीक्षा ली जाती थी। बस इतना ही होता था, लास्ट में परीक्षा ले ली जाती थी। संपूर्ण गुणात्मक पद्धति में जो है इसमें योजना बनाई जाती है, शिक्षण दिया जाता है, फिर जांच की जाती है कि बालक ने वो उद्देश्य प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया, वो उद्देश्य बालक के व्यवहार में वो परिवर्तन आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसके आधार पर संशोधित योजना बना ली जाती है, फिर वापस से शिक्षण दिया जाता है और उसकी परीक्षा ली जाती है। ये जो सिस्टम है इसको संपूर्ण गुणात्मक पद्धति में सतत, इसमें जो काम होगा वो सतत सुधार का होगा। इसमें जो है मात्र लास्ट में परीक्षा ली जाती थी, तो इसमें सतत सुधार करते हुए बालक को आधिकारिक कदम, उसके अंदर उस गुण के अंदर, उस कौशल के अंदर, उसके अंदर मास्टरी हासिल की जाती नहीं कर ले तब तक उसके अंदर ये कार्य चलता रहता है। मापन आधारित प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट, इसमें विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग करते हुए अधिगम का मूल्यांकन करना संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन का एक भाग है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग करते हुए अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। यह मापन आधारित प्रबंधन है। इसमें शिक्षा में गुणात्मकता हेतु मापदंड की वास्तविकता का पता तो लगता ही है, साथ ही साथ उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयास भी किए जा सकते हैं। बार बार मापन करने से हमें स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर होती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, उसके बारे में जो डाटा है वो हमारे पास में उपलब्ध हो जाता है कि बालक कितना सीख रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, और उसके आधार पर हम भविष्य की भावी संशोधित योजना बनाई जा सकती है। विद्यार्थियों के संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट QQM स्किल्स, संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन, इसको ये जो स्किल्स है वो विद्यार्थियों में भी इसका विकास किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन का ज्ञान एवं उसके उपयोग करने के तरीके मालूम होने चाहिए। 9वां है अधिगम परिस्थितियों में मानवीय व बौद्धिक अनुरूपता पर बल। विद्यार्थियों में एक खुशनुमा सहयोगी अधिगम वातावरण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वातावरण में विद्यार्थी द्वारा अधिगम आनंददायक और अधिकाधिक होता है। विद्यालय में उत्साहवर्धक और सहयोगी वातावरण बनाया जाए। कहने का मतलब जो अधिगम परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल खुशनुमा सहयोगी वातावरण में होनी चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होगी और बच्चे में क्वालिटी आएगी। अब हम रूपांतरण योजना कैसे, एक सामान्य संस्थान को हम TQM संस्थान में कैसे बदलें। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन हेतु एक संचालन समिति बनाई जाए, ठीक है। वह समिति TQM के क्रियान्वयन में मदद करने की योजना बनाएगी। विद्यालय के पारंपरिक पर्यवेक्षकों, जो पुराने पर्यवेक्षक हैं, इस समिति के पर्यवेक्षकों के बीच में सकारात्मक संपर्क हेतु योजना बनाई जाए। जो पारंपरिक विद्यालय के जो पर्यवेक्षक है और इस समिति के जो सदस्य हैं, इन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध हो। जिन संस्थाओं में परामर्शदाताओं द्वारा संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन रूपांतरित हो चुका है, ठीक है ना, TQM जो है बिल्कुल लागू हो चुका है, बिल्कुल अप्लाई हो चुका है, ऐसे संस्थानों से क्या किया जाए, परामर्श लिया जाए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। प्राथमिकता क्या है, एक समय में कौन सा कार्य करना है, उसे कौन से कार्य, उस कार्य को कैसे करना है, कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, अधिगम कौशलों का विकास कैसे किया जा सकता है, ये सब बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होगी, तभी जाकर के हम जो है वो ये जो सामान्य संस्थान से हम TQM संस्थान में बदल सकते हैं। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन की विधि क्या है। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन की विधि, संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन में अपेक्षित वांछित उत्पाद बनाने के लिए संगठन के समस्त सदस्यों की प्रतिबद्धता और यह कार्य आवश्यक होता है। साथ ही संगठन में प्रबंधकों में गुणात्मकता के
अभियान को सही दिशा प्रदान करने के लिए नेतृत्व क्षमता का भी होना आवश्यक है। ये याद कर लेना, नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। नेतृत्व लीडरशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो गुणात्मकता की विधि का उपयुक्त क्रियान्वयन करवा सके। इसके चरण क्या हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे पहले से ही। डेमिंग और शिवार्ट साइकिल, डेमिंग और शिवार्ट साइकिल, जिसको हम पीडीसीए या पीडीएसए साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले प्लानिंग की जाती है किसी भी, कि हमें ये चीज़ें जो है वो करनी है। उसके बाद में उसको अप्लाई किया जाता है, मतलब उसको लागू किया जाता है। लागू करने के बाद में तीसरा आता है चेक या स्टडी। चेक का मतलब होता है कि जो हमने जिस मशीनरी को लागू किया था, जिस प्लान को लागू किया था, उसके क्या परिणाम आए, ठीक है ना। उसको एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, उसको चेक करना, जांचना, और जांचने के बाद ये देखना कि यदि उसमें कुछ सुधार की आशंका हो तो उसमें सुधार करके वापस से क्या करना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। ये कहलाता है पीडीसीए या पीडीएसए ऐसे साइकिल, ठीक है। इसे डेमिंग या शिवार्ट साइकिल भी कहते हैं। वही सिद्धांत इसमें दिए हुए। पहले गुणात्मकता या नीति निर्धारण होता है, फिर उसका क्रियान्वयन होता है, फिर नियंत्रण यानी चेक होता है, और फिर उसके बाद में सुधार होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक संपूर्ण गुणात्मक और सामान्य शिक्षा संस्थानों में क्या फर्क होता है। संपूर्ण गुणात्मक संस्थान है और सामान्य शिक्षा संस्थान है, उनमें क्या फर्क होता है। संपूर्ण गुणात्मक जो होगा वो पूर्ण रूप से विद्यार्थी की गुणात्मकता पर ध्यान रखेगा, जबकि सामान्य संस्थान जो होगा संस्थान की आंतरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। यह बाधाओं और समस्याओं के निवारण पर बल देता है, प्रिवेंशन पर बल देता है, ठीक है ना। बाधाएं और समस्या आए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करके रखता है। जबकि यह समस्याओं की खोजबीन पर बल देता है। कहने का मतलब ये कि समस्या आएगी और तो उसका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। जबकि इसमें समस्या आने ही नहीं देना है, प्रोसेस पर ध्यान दे करके उसको पहले से आने से पहले ही रोक देना है। फिर नेक्स्ट है, ये गुणात्मकता के लिए योजनापूर्ण होता। ये गुणात्मकता के लिए पूरी पहले से ही प्लान बना करके रखते हैं। इसमें कोई गुणात्मकता के लिए कोई प्लान नहीं होता, दूरदर्शिता का पूरा अभाव होता है। संगठन के समस्त क्षेत्रों की गुणात्मकता परिभाषित होती है यहाँ पर, जबकि गुणात्मकता के स्तर के संबंध में स्पष्टता का पूरा अभाव होता है, बिल्कुल अभाव होता है। सीखने के अवसर हेतु ये सीखने के लिए शिकायत करते हैं कि हमें ट्रेनिंग दी जाए, हमें स्किल्स दी जाए, जबकि ये व्यर्थ की शिकायतें करते हैं। गुणात्मक नीति एवं योजना से युक्त होते हैं। ये कोई भी गुणात्मक योजना नहीं बनाई जाती है इनके द्वारा। इनके वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा गुणात्मकता का क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। गुणात्मकता का नेतृत्व किया जाता है, जबकि यहाँ के प्रबंधन की भूमिका एक नियंत्रण के रूप में होती है बस। नेक्स्ट है, सुधारात्मक प्रक्रिया में प्रत्येक की सहभागिता होती है, सबकी प्रतिबद्धता होती है। यहाँ पर सुधारात्मक प्रक्रिया में क्वालिटी बढ़ाने में सिर्फ केवल प्रबंधन दल की सहभागिता होती है और किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। गुणात्मक सुविधा प्रदाता द्वारा सुधारात्मक प्रक्रिया का नेतृत्व किया जाता है। गुणात्मक सुविधा प्रदाता का इसमें अभाव होता है। व्यक्तियों द्वारा गुणात्मकता का सृजन एवं सृजनशीलता को इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पर निश्चित प्रक्रिया और समस्त नियम ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ जो नियम है उनको ही फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ नियम को फॉलो किया जाता है, पदानुक्रम को फॉलो किया जाता है, हायरार्की को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जबकि इन संस्थानों में गुणात्मकता और सृजनशीलता को प्रोत्साहन दिया जाता है, नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है। भूमिका और उत्तरदायित्व की यहाँ स्पष्टता होती है। भूमिका और उत्तरदायित्व का यहाँ पर बिल्कुल अभाव होता है, स्पष्टता का बिल्कुल अभाव होता है। या मूल्यांकन योजना पद्धति बिल्कुल स्पष्ट होती है। यहाँ पर व्यवस्थित रूप से कोई मूल्यांकन पद्धति नहीं होती है। गुणात्मकता से तात्पर्य विद्यार्थियों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाना है, जबकि यहाँ गुणात्मकता से तात्पर्य लागत को कम करना है, लागत को कम करना है। ये दीर्घकालिक योजना का निर्माण करते हैं, ये अल्पावधि की योजना बनाते हैं। गुणात्मकता को संस्कृति के एक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर गुणात्मकता को संस्कृति के एक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है, जबकि गुणात्मकता को यहाँ पर गुणात्मकता को किसी अन्य कठिनाई के रूप में देखा जाता है। योजनागत आवश्यकता के अनुसार गुणात्मकता का विकास किया जाता है। किसी बाहरी अभिकरण की
मांग पर गुणात्मकता की जांच की जाती है। यहाँ कोई बाहरी अभिकरण जब ये मांग करता है तो गुणात्मकता की जांच की जाती है, जबकि यहाँ पर पहले से ही योजनागत आवश्यकता के अनुसार, योजनागत आवश्यकता है इसीलिए गुणात्मकता का विकास किया जाता है। एक स्पष्ट उद्देश्य होता है इनका कोई भी स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। विद्यार्थियों के साथ साथियों जैसा व्यवहार किया जाता है, जबकि यहाँ पर पदानुक्रम के अनुसार व्यवहार किया जाता है। तो ये आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि एक सामान्य शिक्षा संस्थान और एक TQM वाले जो संस्थान है उनमें क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के लाभ। यह सर्वविदित है कि किसी वस्तु या सेवा के संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन से ही वह संगठन दीर्घकाल तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। कई बार प्रबंधक कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन की मात्रा पर अधिक और गुणात्मकता पर कम ध्यान देते हैं। कई बार जो है प्रबंधक गुणात्मकता पर कम ध्यान देते हैं और उत्पादन की मात्रा पर अधिक ध्यान देते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए, और ऐसे अदूरदर्शितापूर्ण नीति से वे कितने ही ग्राहक खो देते हैं। ठीक है ना, वो गुणात्मकता पर ध्यान नहीं देते। इसलिए शिक्षा में किसी संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र उस संस्थान की गुणात्मकता के प्रति सचेत रहते हैं। जो शिक्षा में जो संस्थान जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं शिक्षा संस्थान में, वो उस संस्थान की गुणात्मकता को देख करके ही वहाँ उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे संस्थान की यदि छवि धूमिल हो जाती है तो विद्यार्थियों की संख्या भी घट जाती है। यदि किसी भी कीमत पर उत्कृष्टता बनी रहती है तो उस संस्थान की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है तथा वह अपने छात्रों को आकृष्ट करने में, अट्रैक्ट करने में सफल रहता है। इसीलिए गुणात्मक प्रबंधन के कुछ लाभ है। पहला, वह संगठन लंबे समय तक कुछ लाभ प्राप्त करने में समर्थ रहता है, सक्षम रहता है। दूसरा, विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों तथा अन्य संबंधित लोगों का विश्वास उसमें अडिग बना रहता है। सफलता की भावी चिंता से मुक्त रहता है ऐसा संगठन की अन्य संगठनों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसे संगठनों की अन्य संगठनों से प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, जिसमें क्वालिटी होती है। कार्यकर्ताओं की सृजन शक्ति और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। उस संगठन के अंदर या उस संस्थान में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है उनकी सृजन शक्ति और कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। ये थे TQM के लाभ। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान प्रबंधक कान है वो ये कहते हैं कि गुणात्मकता में सुधार लाने से तात्पर्य है उत्पाद को दोष मुक्त बनाया जाए। उत्पाद है उसको दोष मुक्त बनाया जाए, पर गुणात्मकता में सुधार लाना, क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब है अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिफेक्ट लेस बनाया जाए। ठीक है ना, दोष मुक्त बनाया जाए। तो इससे क्या फायदा होगा दोष मुक्त बनाने से? और TQM के फायदे बताते हुए कान कहते हैं TQM के फायदे क्या है? इससे गलतियों की दर घट जाती है, विफलता की आशंका कम होने लगती है, परीक्षण निरीक्षण आदि पर व्यय भी कम होने लगता है। परीक्षण निरीक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ती, उस पर जो पैसा खर्च होता है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई है तो कोई समस्या नहीं है। फिर जो बार बार परीक्षण करवाने पड़ते हैं उसकी भी जरूरत नहीं, निरीक्षण करवाने की भी जरूरत नहीं। नए उत्पाद को बनाने में भी अधिक समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार ये हमारे TQM के लाभ पूरे हुए। तो सारांश रूप में हम बात कर लेते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM में प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता विकसित की है। इसमें संस्थान के प्रत्येक सदस्य की प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। संक्रियात्मक रूप से किया जाने वाला कार्य है जो गतिशील रहते हुए निरंतर प्रगतिगामी सतत स्व मूल्यांकन पर आधारित है। संस्थान को अपने बौद्धिक मानवीय संसाधनों की गुणात्मकता बनाए रखने और उसमें उत्तरोत्तर विकास, समसामयिक परिवर्तन द्वारा उत्कृष्टता हेतु सदैव सजग रहना चाहिए, और ये इस प्रबंधन की अनिवार्यता है। शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेष्ठ मानव और सुयोग्य नागरिक बनाना है। शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन का उद्देश्य है विद्यार्थी को श्रेष्ठ मानव और सुयोग्य नागरिक बनाना है। इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ण सहभागिता व जवाबदारी होती है। समय समय पर संस्थान में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करते हुए
गुणात्मकता को न केवल कायम रखा जाता है अपितु परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें गुणात्मकता का विकास भी किया जाता है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करते हुए गुणात्मकता को न केवल कायम रखा जाता है बल्कि जो अलग अलग परिस्थितियां, नई नई परिस्थितियां आ रही है, कस्टमर की अलग अलग नीड्स उत्पन्न हो रही है, उसके अनुसार गुणात्मकता का विकास भी किया जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंत के अंदर एक इसी से जुड़ी हुई अवधारणा है सिक्स सिग्मा सिद्धांत। सिक्स सिग्मा सिद्धांत क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन में मापन की नई विधि सिक्स सिग्मा है। यह गुणात्मकता के मापदंड का मापन का गुणात्मकता के मापन का सांख्यिकी मापदंड है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, सिक्स सिग्मा सिद्धांत, जिससे यह पता चलता है या पता लगाया जाता है कि कोई उत्पाद अपनी गुणात्मकता या उद्देश्य या लक्ष्य के कितने समीप पहुंच पाता है, कोई उत्पाद अपनी गुणात्मकता के कितने नज़दीक पहुंच पाता है। सिक्स सिग्मा सिद्धांत से ये पता लगाया जाता है। सिक्स सिग्मा उच्च गुणात्मकता का अब मार्क बन चुका है। इस सिद्धांत को मोटोरोला कंपनी ने विकसित किया था। एक बेंचमार्किंग की अवधारणा चलती है। जब एक कंपनी अपनी गुणात्मकता सुधारने हेतु अपनी तुलना उस फील्ड की, उस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ करती है तो इसे बेंचमार्किंग कहते हैं। एक कंपनी जो है वो अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की तुलना जो है उस फील्ड की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ में करती है तो इसको हम बेंचमार्किंग कहते हैं। और बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक संदर्भ या मानक है जिसका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है। बेंचमार्क क्या है? एक संदर्भ या मानक है जिसका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है। ये भी TQM के सिद्धांत से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब इस पर लास्ट ये अपना रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा जगत के अंदर केवल कस्टमर जो है वो विद्यार्थी को ही नहीं माना जा सकता, उसमें पेरेंट्स को भी माना जा सकता है, इसके अलावा एम्प्लॉयर को भी माना जा सकता है। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ है जिसमें कौन सी परिस्थितियों में किस कस्टमर पर फोकस किया जाएगा वो इसमें बताया गया है इस डायग्राम के माध्यम से। कि जब एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में बच्चा जो है वो अपरिपक्व होता है तो उस परिस्थिति के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को दी जाए, फिर उससे कम इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को दी जाए और फिर बाद में जो है दूसरों को दी जाए, ठीक है। उसी प्रकार कॉलेज के अंदर पेरेंट्स को कम महत्व दिया जाए, स्टूडेंट को ज़्यादा दिया जाए और एम्प्लॉयर को स्टूडेंट से तो कम और पेरेंट्स से ज़्यादा महत्व दिया जाए। ट्रेनिंग जब हो रही है, कंपनी की ट्रेनिंग हो रही है, तब एम्प्लॉयर को सबसे ज़्यादा बड़ा कस्टमर माना जाए, फिर स्टूडेंट्स को और फिर पेरेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाए। इसको बोलेंगे रिलेटिव कस्टमर इम्पोर्टेंस सिद्धांत, ठीक है। इसी के साथ में ये अपना टॉपिक पूरा होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।